नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग जो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए ध्येय आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आज जो है हम लोग जीएस के टेस्ट पेपर नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। और ओवरऑल टेस्ट का क्रम है 5वां, यानी 5वें नंबर का टेस्ट है, लेकिन जीएस का पेपर नंबर 3 है, जिसके तहत जो है ये टेस्ट का सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन का फुल लेंथ टेस्ट है ये। और इसमें जो है करंट अफेयर इंक्लूडेड है मार्च 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अम्ललैंड और हिंटरलैंड। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, दोनों ही कहा जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नगर के जो है प्रतिवेशी आसपास के क्षेत्र को अम्ललैंड कहा जाता है और इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंद्रे एलिक्स द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? तो यहाँ पे जो है संप्राय मैदान का निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि ये संप्राय मैदान होते क्या हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो समुद्र तल के निकट जो है नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है संप्राय मैदान का निर्माण होता है। और भारत का अरावली क्षेत्र और पेरिस बेसिन और मिसिसिपी बेसिन इत्यादि इस मैदान के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। सूची फर्स्ट में प्रमुख घाटियां दे रखी हैं, सूची सेकंड में उनसे संबंधित उनके स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ देखा जाए तो रैबिट घाटी कहाँ पर है? तो रैबिट घाटी यूएसए में है, दूसरे से मिल जाएगा। और हैप्पी घाटी कहाँ पर है? तो हैप्पी घाटी जो है हांगकांग चीन में है, पहले से मिल जाएगा। और हंटर घाटी कहाँ पर है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और स्वात घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक जो है भ्रंश घाटी में स्थित है। तो यहाँ पे विक्टोरिया झील जो है वो जो है भ्रंश घाटी में स्थित है। और यह झील जो है युगांडा, तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित है। और यह जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऊर्जा संयंत्र की बात की गई है संबंधित राज्य से। तो यहाँ पे चमेरा एक जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे गलत के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है और बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां दे रखा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे छठे का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन 4500 मीटर है इसकी जो है औसत ऊंचाई समुद्र तल से। हालांकि जो है तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और इसका एक अन्य नाम भी है चेंगतांग, इसका अन्य नाम है चेंगतांग। और इसकी जो है औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रमुख रेल मार्ग हैं और उनसे जुड़ने वाले दूसरी तरफ स्टेशन हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि जो है केप काहिरा रेल मार्ग जो है काहिरा एवं केप टाउन के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो 8वां दे रखा है डार्विन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है,
तो ये जो है सही सुमेलित के लिए पूछा गया है, तो पहला जो है गलत हो जाता है। बाकी जो है लागोस नाइजीरिया और नैरोबी जो है केन्या, तो यहाँ पे सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा जो है क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन जो है यहाँ पे सही जवाब है, जिसको जो है एक बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। हालांकि इसका विकास जो है 30 से 50 हजार वर्ष पूर्व हुआ था और इसके जीवाश्म जो है यूरोप, अफ्रीका एवं जो है इजराइल में मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है और यह मध्य एशिया में लवणी जल की एक जो है बड़ी झील है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखना है ये तीन जो है अफ्रीका के महाद्वीप से संबंधित हैं। तो जो है अफ्रीका के महाद्वीप से संबंधित कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो ड्रैंकिसबर्ग पर्वत जो है और फिल्लाह और उत्तमासा जो है अंतरीफ। तो यहाँ पे जो है कौन सा अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? तो यहाँ पे तीनों ही जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ये जो है दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है और जो है फिल्लाह जो है मिस्र के किसान हैं और जो है उत्तमासा अंतरीप जो है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एक तरफ पठार हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश हैं। तो सही सुमेलित के लिए बोला गया है तो यहाँ पे कोलोरेडो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये जो है सही है, बाकी जो है गलत है, क्योंकि एशिया माइनर जो है तुर्की में है और जो है अनातोलिया जो है तुर्की में है और चियापास जो है कहाँ पर है? दक्षिणी मैक्सिको में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। तो ये 4 खान प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, तो आपको देख के बताना है कि उपयुक्त में से कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए लेब्राडोर गर्त और सुपीरियर झील जो है और तथा जो है टॉम प्राइस हिल जो है, ये जो है क्या है? लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जबकि जो है दूसरा ऑप्शन दे रखा है कारागांडा बेसिन, ये रूस की कोयला पेटी है। तो ये जो है रूस की कोयला पेटी है, तो ये जो है गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे पर्वतों के ऊपरी भाग और तटीय भूमियाँ और मरुस्थल। तो यहाँ पे देखा जाए तो 14 का ऑप्शन क्या होगा? 14 का सही जवाब होगा कि जो है सारे ही जो है स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है, जिसकी जो है ऊंचाई जो है कितनी है? 2637 मीटर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि जो है तीनों राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे 16 का सही जवाब होगा कि भारत का विशाल देशांतरी विस्तार के कारण इसका जो है 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और दूसरा कथन है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिक्किम प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं और जो है
त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही सही जवाब है, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 18 का, तो यहाँ पे एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन के लिए है, जबकि जो है सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन के लिए। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है, और दूसरा कथन है कि ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे जो है ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, ये कथन तो गलत हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि जो है ओजोन गैस जो है समताप मंडल के साथ साथ जो है जो उसका निचला हिस्सा होता है क्षोभ मंडल, उसमें भी पाई जाती है। निचले क्षोभ मंडल में ओजोन रहित गैस की भांति व्यवहार करती है, इसे निचली वायुमंडलीय ओजोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ पे पहला ही सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए तो रमोसी विद्रोह जो है 1822 से 26 के मध्य हुआ, 1822 से 26, और गडकरी विद्रोह जो है 1844 में, और मराठा कृषक, और जो है ये रमोसी विद्रोह हुआ था मराठा कृषकों द्वारा महाराष्ट्र में, और गडकरी विद्रोह जो है कृषकों द्वारा महाराष्ट्र में, और जो है रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 में, और नील विद्रोह हुआ था 1859 में। ये सारे कृषक मूवमेंट थे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, रंगपुर का विद्रोह हुआ था 1783 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो इनकी सहायता से, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और इसका कारण है कि बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला जो है गलत है, और दूसरा जो है सही है, क्योंकि जो है चार्ल्स मेटकॉफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और जो है चार्ल्स मेटकॉफ ने ही जो है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग या समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला दे रखा है आयोग जो है सप्रू आयोग, जो 1934 में बना। तो इसका जो देखा जाए इसका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का बेरोजगारी की समीक्षा करना। और दूसरा दे रखा है कि हंटर आयोग, ये बना था 1882 में, और ये किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का विकास करना। तीसरा आयोग था इनाम आयोग, और इसका गठन हुआ था 1852 में, और इसके समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस आयोग का, तो भूमि संबंधी विवेचना करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारे ही जो है मिलान सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दे रखा है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1602 में, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब है इसका सही जवाब है सदाशिव राव भाऊ ने किया था इसका जो है नेतृत्व, और यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों एवं जो है अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ।
इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजय झेलनी पड़ी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है? तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुआ करते थे और वर्ष 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न युग्मों पर विचार करें। तो एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित प्रकाशक हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो द पॉइनियर की जो है उनके प्रकाशक कौन है? तो जॉर्ज एलन है। तो यहाँ पे जो है ये तो गलत है, महात्मा गांधी। और नेशनल हेराल्ड है तो इसके सामने है जवाहरलाल नेहरू, ये सही है, दूसरा वाला सही है। और जो है स्वदेश वाहिनी है तो इसके प्रकाशक थे के रामकृष्ण पिल्लई, तो ये भी गलत है। चौथा है फ्री हिंदुस्तान, तो इसके प्रकाशक थे तारकनाथ दास, ये भी सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? तो यहाँ पे जो है 27 का सही जवाब है ए ऑप्शन। 1886 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई। और इस समय जो है ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है। उनको देखने के बाद जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि अभिकथन में दे रखा है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसका कारण दे रखा है कि इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 29 में देखा जाए तो आंध्र प्रांतीय किसान सभा जो है इसका गठन 1928 में एनजी रंगा द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जो है सही नहीं है, ये जो है मिलान जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया? तो यहाँ पे जो है 30 का सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान। बी ऑप्शन सही जवाब है। 30 का सही जवाब है बी ऑप्शन। यह युद्ध जो है 1878 से 80 के मध्य हुआ था और जो है गंडमक की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो थे एंड्रयू फ्रेजर थे इसके अध्यक्ष। और जो है इस आयोग द्वारा जो है पुलिस बल संख्या बढ़ाने और पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति और पर्याप्त वेतन इत्यादि की सिफारिश की गई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री हैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है ए ऑप्शन। विलियम फिंच आए थे, कैप्टन हॉकिंग के साथ भारत आए थे, इन्होंने ही अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राजसभा में वे निवास करते थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 33 का सही जवाब होगा महेंद्र वर्मन प्रथम के जो है राजसभा में वे निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय हैं। तो यहाँ पे 34 का देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो 5वां शिलालेख में जो है धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है, और जो है 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या का। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है पशुपत संप्रदाय है, और दूसरा कथन है कि पशुपत संप्रदाय की स्थापना जो है लकुलिस ने की थी। तो यहाँ पे सत्य कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 35 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही है। हालांकि इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था, और जो है पशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं, और तृतीय मंडल के रचयिता जो है विश्वामित्र हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नवपाषाण काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे 37 में देखा जाए तो भीमबेटका की गुफा चित्र, और दूसरा है पशुपालन का प्रारंभ, तीसरा है मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, चौथा है पहिए का प्रयोग। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 37 का देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा जो है नवपाषाण काल से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है, तो इसका प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टाज अर्मेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई। तो कार्टाज अर्मेडा व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है, ये व्यवस्था जो है पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई, और इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर में नहीं ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है पुर्तगाली क्षेत्र में व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टाज लेना पड़ता था। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे 39 को देखा जाए तो ये जो है ज्योतिबा फुले की रचनाएं हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है एक जो है समाज सुधारकों में आधुनिक भारत के समाज सुधारकों के रूप में जाने जाते हैं ज्योतिबा फुले, और इन्होंने शोषित और वंचित जातियों और सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य भी किए, और इन्होंने 1851 ईस्वी में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना करी, और जो है 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज स्थापित किया, और तीनों ही रचनाएं उन्हीं की हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे। तो नामदेव संबंधित थे वरकरी जो है संप्रदाय से संबंधित थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और जो है इनके गुरु जो है ज्ञानेश्वर यानी ज्ञानदेव थे, और इनके कुछ जो है पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब से संकलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चंदेरी का युद्ध का है, तो ये जो है 21 जनवरी 1528 को लड़ा गया, और दूसरे ऑप्शन में है घाघरा का युद्ध, ये 5 मई 1529 को, और तीसरा ऑप्शन है खानवा का युद्ध, ये जो है 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न युग्मों पर विचार करें। एक तरफ अष्टप्रधान मंत्री परिषद है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य है। तो देखा गया है कि जो है सुमंत का कार्य है विदेश मंत्रालय संभालना, और सर नौबत का कार्य है सेना में भर्ती और संगठन संभालना, और अमात्य का है कि वित्त एवं राजस्व मंत्री होना। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही युग्म सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के संबंध में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 43 का देखा जाए तो अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। तो संसद यहाँ पे राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। तो यहाँ पे विधान परिषद एक स्थायी जो है सदन है और ये कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कि जो है ए ऑप्शन सही है कि इसका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे 6 वर्षों का नहीं होता, यह जो है कोई भी जो है सदस्य जो है इसमें जो है 6 वर्ष तक जो है विधान परिषद का सदस्य रह सकता है। यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण जो है बीच में ही किसी नए सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत किया जाता है तो इसकी सदस्यता बची हुई अवधि के लिए ही होती है, यानी 6 वर्षों के लिए होती है। तो यहाँ पे जो है जबकि विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन एक गलत हो जाता है, बाकी तीनों जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। तो 44 में देखा जाए कौन सा एक जो है ताप विद्युत संयंत्र नहीं है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में स्थापित ओबरा, सिंगरौली एवं जो है टांडा ताप विद्युत संयंत्र है, जबकि नरौरा जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का एक परमाणु संयंत्र है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है कि इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। हालांकि जो है मूल अधिकार का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 46 का सही जवाब है जो है क्या नहीं थी अनिवार्य योग्यता कि जो है चोल काल की प्रमुख विशेषता उनका जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी और जो है क्योंकि जो है यहाँ पर उम्मीदवारों का शिक्षित होना अनिवार्य था। तो यहाँ पे जो है अनिवार्य योग्यता के लिए पूछा गया कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अतिरिक्त जो है एक प्रावधान था कि उसका गांव में जो है अपना मकान हो और 1/4 जो है वेली भूमि का मालिक भी हो। ये भी जो है एक जो है अनिवार्य अहर्ता थी, यानी योग्यता होती थी वहाँ पे चोल काल में जो है ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था। तो यहाँ पे राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा, तो समहर्ता द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और अंतपाल द्वारा जो है सीमा रक्षक होते थे और जो है प्रादेशिक होते थे प्रांतीय गवर्नर। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 47 के अनुसार। राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो है औषधियों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 एवं भाग 4 के मध्य जो है संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि इस वाद में न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो है अभिकथन है, दूसरा कारण है। दोनों को देख के कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अभिकथन में दे रखा है कि प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका कारण है कि यह समिति सरकारी जो है अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है अभिकथन ए कारण आर दोनों सही हैं
और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। हालांकि इस समिति का जो है गठन जो है लोकसभा द्वारा ही किया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। तो यहाँ पे देखा जाए, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। संविधान के 73वें जो है संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों को 11वीं अनुसूची में भी रखा गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 53 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है इसको जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक जो है केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 355 में मिलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है, दोनों को कूट की सहायता से देखना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ देखा जाए तो अभिकथन दे रखा कि संविधान की उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, और इसका कारण है कि जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। तो यहाँ देखा जाए तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि जो है विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी जो है मांग सकता है और अधिकतर केसों में सुझाव देता भी है जो है सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो यहाँ पे 57 का सही जवाब है कि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 312 में किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। पहला है राष्ट्रपति चुनाव, दूसरा है उपराष्ट्रपति चुनाव, तीसरा है राज्य विधानमंडल के चुनाव और चौथा है स्थानीय निकाय के चुनाव। तो यहाँ पे 58 का देखा जाए तो सही जवाब क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा। और बाकी स्थानीय निकाय चुनाव का जो है जो होते हैं पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते हैं, इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद जो है 248 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित हैं। पहला है राष्ट्रगान का आदर करना, दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, तीसरा चुनाव में मतदान करना, चौथा है अहिंसा से दूर रहना। तो यहाँ पे 60 का सही ऑप्शन होगा पहला और दूसरा, राष्ट्रगान का आदर करना और भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है देखा जाए चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम कौन है। तो जो है नागालैंड को
1963 में असम से नागा क्षेत्र को अलग करके 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। तो ये 1963 में हिमाचल प्रदेश को जो है 1971 में पूर्ण राज्य बनाया गया है और सिक्किम को 1975 में और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1987, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है, तो कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है और इसका कारण है कि उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। तो यहाँ पे देखना है सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए क्रोमेटोलॉजी जो है विभिन्न रंगों का अध्ययन करने के लिए, और एक्थियोलॉजी जो है मछलियों का अध्ययन करने के लिए, और होरोलॉजी जो है समय का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त जो है सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में लवण दे रखा है और दूसरी सूची सेकंड में रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे 64 का देखा जाता है कि जो है जो दे रखा है साधारण नमक, तो जो है साधारण नमक कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड। और धावन सोडा, तो धावन सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और सोरा जो है सोरा को कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। और जो है नीला थोथा होता है वो कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है जो है स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया होती है जल को पीने योग्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही स्टरलाइजेशन कहा जाता है। यह क्रिया जो है क्लोरीनीकरण और ओजोनीकरण या परावैंगनिक किरणों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन जल शुद्धिकरण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है मैग्नीशियम के सामने क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट के सामने पीड़ानाशक, चांदी के सामने फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पे 66 को देखते हैं कि सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो तब राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं। और जो है संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 जो है आपात उपबंधों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखा जाए संसदीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं तो उनमें जो है मेल नहीं खाता है, स्थायित्व जो है मेल नहीं खाता है, बाकी जो है बहुमत दल का शासन ये भी प्रक्रिया है, राजनीतिक एकरूपता और शक्तियों का सम्मिश्रण। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो है राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। इसका जो है उल्लेख किस केस में किया गया। तो इसका उल्लेख जो है बोमई बनाम भारतीय संघवाद में जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। और वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध समाप्त भी कर दिया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है। तो ऑरलॉन एक जो है पॉलीमर है, इसके निर्माण में एक्रिलोनाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियत तापी है। तो यहाँ पे पक्षी वर्ग जो है नियत तापी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72।
धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है? तो धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत जो है अब केंद्रीय बल है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो एक तरफ सवाल है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपयोग हैं। तो यहाँ पे सारे सही हैं, सारे मिलान सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो है 1 से 100 नैनोमीटर पर जो है आकृति एवं भौतिक नियंत्रण द्वारा भौतिक संरचनाओं, उपकरणों और प्रणालियों की जो है अधिकल्पना, उनका उत्पादन और अनुप्रयोग को सम्मिलित किया जाता है। यह एक अप्लाइड साइंस है जिसमें जो है 100 नैनोमीटर से छोटे जो है पार्टिकल्स पर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और दूसरा है कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जड़ द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने में नहीं होता है? तो यहाँ ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जो है ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच हेतु किया जाता है, जबकि अन्य सभी उपकरणों का प्रयोग जो है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स जो है जल संतुलन बनाने में सहायक है मानव शरीर में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। लैंगर हैंस की द्वीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? तो लैंगर हैंस की द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसकी खोज जो है लैंगर हैंस नामक जो है चिकित्सा शास्त्री द्वारा की गई थी, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक जो है हार्मोन स्रावित होता है, और इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे वर्णी लवक जो है पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ये हरे रंगों को छोड़कर अन्य कई रंगों लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं। और शैवालों में फियोप्लास्ट नामक जो है वर्णी लवक भूरे रंग, जबकि जो है रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ देखा जाए यहाँ तो देखा जाए तो बी ऑप्शन रोडोप्लास्ट इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा देखा जाए तो जेंथोफिल जो है पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, और लाइकोफिन जो है टमाटर का लाल रंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो सीरम को जो है सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो 81 का सही जवाब है सी ऑप्शन प्लाज्मा फाइब्रोनोजेन। प्लाज्मा फाइब्रोनोजेन जो है सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो है प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, और रक्त का लगभग 60% भाग जो है प्लाज्मा ही होता है। ये पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकल जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिन्सों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो है शुभारंभ 2016 अप्रैल में किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित पर विचार करें। होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदानें। तो आपको बताना है कि श्रम गहन उद्योग
के अंतर्गत किन को सम्मिलित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखा जाए तो सबको सम्मिलित करना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि दो नीचे कथन है, एक अभिकथन है, एक कारण है, दोनों को कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन दे रखा है कि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है, और इसका कारण है कि बढ़ी हुई कीमतें जो है बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो दोनों कथन सत्य हैं, और जो है आर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश जो है, और उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। इस प्रकार जो है आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में पूंजी निर्माण की दर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि जो है इन तीनों को ही सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे 86 का सही ऑप्शन क्या होगा? मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया, और इन्होंने 3 संकेतकों को चुना इसके लिए: जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया या दिया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। यहाँ पे सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पे कहा गया है एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, और यह जो है 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, और 18 से 40 साल तक की आयु के पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक माह 3,000 रुपये का पेंशन प्राप्त कर सकते थे, और इस योजना में कुछ जो है अंशदान लाभार्थी तथा शेष सरकार करती। तो यहाँ पे देखा जाए तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक कारण है, दोनों को पढ़ के आपको देखना है कि कूट की सहायता से सही उत्तर कौन सा होगा। तो अभिकथन में दे रखा है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और इसका कारण है कि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ए आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है राजकोषीय नीति का निर्धारण करना ये भी है, और सरकारी व्यय को नियंत्रित करना ये नहीं है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना यह है, बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना ये भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, और दूसरा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो यहाँ पे 92 का सही जवाब क्या है? 92 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है शिक्षा में निवेश, दूसरा है कार्यस्थल प्रशिक्षण, तीसरा है स्वास्थ्य में निवेश, चौथा है प्रवसन, पांचवा है सूचना। तो उपयुक्त में से कौन सा जो है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? तो यहाँ पे 93 का सही जवाब है कि जो है सभी ही मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर स्थानांतरी कृषि को जो है कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह कृषि जो है सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है।
इसमें जो है वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। इसे ही कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाता है तो लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि सारे ही सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया? तो इसका जो है केंद्रीय बजट 2005-06 में इसका किया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके, तो इसलिए इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है, उनकी सहायता से और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं, और इसका कारण है कि चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो आपको सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? तो औद्योगिक तंत्र का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे डी जो है पहले निवेश है, फिर प्रक्रम है। प्रक्रम के तहत जो है कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदला जाता है, और निर्गत के समय अंतिम उत्पाद इससे जो है आय अर्जित करके देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो है देखा जाए तो 7:20 हो रहा है, और जो है और देखा जाए तो प्रतिबिंब में समय जो है 11:60 हो, यानी वास्तविक समय जो है लगभग जो है 11:60, 7:20 तो 4:40, लगभग 4:40 हो रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 100, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो चूंकि जो है 21 तारीख से 5 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? 21 + 5 = 26। तो 26 तारीख, चूँकि 3 तारीख को सोमवार था तो 3 + 21 तो 24 तारीख को भी, तो 24 को भी सोमवार होगा। तो जो है उसके 2 दिन बाद, ठीक है, 24 तारीख को सोमवार तो 26 को भी सोमवार, और इसमें 2 दिन जोड़ दिया जाए तो बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग शब्द का कोड चीटिंग, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेडियंट शब्द का कोड क्या होगा? तो ग्रेडियंट शब्द का होगा, सही जवाब है डिटर्जेंट, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? परिवर्तन करने के पश्चात जो है उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह जो है बाएं घूमता है और जो है 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह जो है 5 मीटर जो है दक्षिण की ओर जाता है, और वहाँ से वह 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है? अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है आपको बताना है। तो वह जो है उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब होगा पुत्री कहलाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105,
यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है तो यह बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे 105 में देखा जाए तो कुल विद्यार्थी इक्वल टू ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1 कर देते हैं। तो कुल ऊपर से स्थान कितना है 16 प्लस 15 माइनस 1 तो 30। कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो आभास जो है चौथे स्थान पर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पे पहले बीज होगा, फिर पौधा होगा, फिर फल होगा, फिर भोजन होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या भरेगा, यहाँ पे सी भर दोगे, CA A और A और A। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, 3 7 23 95 और इसके बाद जो है क्या होगा। तो यहाँ पे 3 का गुणे 2 प्लस 1 7 बन जाएगा और 7 गुणे 3 प्लस 2 23 बन जाएगा और 23 गुणे 4 प्लस जो है 3 95 बनता। तो यहाँ पे और जो है 95 गुणे 5 प्लस 4 क्या बनेगा 479 बनेगा। बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, लेख और इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है 110 का सही जवाब क्या होगा कि जो है +4 का जो है मतलब कि लिया जा रहा है L 12 है तो P जो है 16 है। तो 4 ये जो है कौन से स्थान पे पहले, तो ये जो है 5वें, 4 प्लस करना है M प्लस 4 क्या होगा Q होगा। तो Q और जो है E 5वें हैं, 5 4 9 तो I हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण जो है कर्क रेखा का इसके निकट होना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। तो यहाँ पर भाबर क्षेत्र होता क्या है, वह पर्वतीय भूभाग है जो यहाँ पर कंकड़ पत्थरों से निर्मित भाग पाया जाता है। इस क्षेत्र में नदियाँ जो है लुप्त हो जाती हैं और जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। इस क्षेत्र का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर एवं लखीमपुर खीरी में है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 112 का सही जवाब है बी ऑप्शन। नहीं माफ़ कीजिएगा, 112 का सही जवाब क्या होगा, 112 का सही जवाब है हाँ सही है कि जो है भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है गोरखपुर, बाकी सहारनपुर, पीलीभीत, लखीमपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है। तो यहाँ पर जो है मछली है, तीर है, धनुष है। मछली है, तीर है, धनुष, सारस नहीं है। तो ये जो है सारस जो है उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। दूसरा है कि अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। और तीसरा है कि उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है लगभग जो है पहला और दूसरा जो है सही है। बाकी जो है तो जो है पुष्प इत्र का निर्माण जो है कन्नौज में किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा, सत्य के लिए पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो उद्योग हैं और उनसे संबंधित जिलों के केंद्र हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सुमेलित नहीं है। तो मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा एवं गोरखपुर जिले प्रसिद्ध हैं, जबकि अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 है कि बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो बेतवा नहर द्वारा कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो यहाँ पे बांदा जो है लाभान्वित नहीं होता है, क्योंकि जो है बेतवा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है, और जो है बेतवा नहर जो है प्रमुख नहर है उत्तर प्रदेश की। ये झांसी से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक जो है स्थान से निकलती है, और इस नहर द्वारा झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। फ्रिएटोफाइटस पौधे पाए जाते हैं। तो ये पौधे कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इन पौधों की जड़ें जो है अत्यधिक लंबी होती हैं, और यह भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कानपुर जिले में लगभग तीनों ही स्थित हैं, तो उपयुक्त में से सभी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1958 में हुई कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी नवंबर 1954 में। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना मार्च 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। तो यहाँ पे पहला है कि काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, और शुष्क सम्राट जो है धान की प्रजाति है, और ग्रीन गोल्ड जो है चाय की एक किस्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 120 को देखा जाए तो कर्मा जो है खरवार जो है जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पे, और ये जो है जनजाति जो है सोनभद्र जिले में पाई जाती है, और इसका मूल क्षेत्र जो है पलामू झारखंड है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है मार्च 2023 तक हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है, और हरियाणा की मौजूदा रोड गेज नेटवर्क की लंबाई जो है 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब 100% विद्युतीकृत हो चुकी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। मार्च 2023 में किस राज्य ने थनथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है। इसका जो है इससे जो है राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इसके तहत जो है एशियाई हाथी संरक्षण के प्रयास को बढ़ावा भी मिलेगा। तो यहाँ पे सही जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है थाईलैंड। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया, और जो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान दिया गया। तो इसमें जो है 2 स्थल हैं, लद्दाख और मयूरभंज, जिनको सम्मिलित किया गया है। लद्दाख को रोमांच एवं खानपान श्रेणी में, तथा मयूरभंज को जो उड़ीसा में है उसको जो है दुर्लभ बाग एवं प्राचीन मंदिर श्रेणी में यह स्थान प्रदान किया गया। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला है, और जो है भारत को इस सूची में 126वां स्थान मिला है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग
रिपोर्ट में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो इसके तहत जो है न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यह समिति शेयर बाजार के विभिन्न नियामक पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की गिरावट की जांच करेगी और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल जो है 6 सदस्य रखे गए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यहाँ पे 129 का सही जवाब है नई दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 8वां स्थान है और विश्व के शीर्षतम प्रदूषित देशों में चार्ट का स्थान आता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 8वां, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी है? तो यहाँ पे देखा जाए सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और जो है सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। उन्होंने सोलापुर स्टेशन से मुंबई के जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन के मध्य इसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले वे पहले विदेशी नेता बने? तो वे किस देश के थे? तो जो है यहाँ पे सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का शिखर सम्मेलन दोहा यानी कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है 133 का। इसके तहत जो है इस सम्मेलन में भारत के पड़ोसी देश भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन जो है कुआंलालपुर में किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये जो है 2030 तक निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण बेंगलुरु में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क जो है की आधारशिला रखी गई? तो ये कहाँ पर आधारशिला रखी गई? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और जो है इस रोपवे की लंबाई जो है 3.8 किलोमीटर है और इस परियोजना का पर जो है कुल जो है 644 करोड़ रुपए जो है व्यय होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय वायुसेना के 90 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। तो जो है यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कुछ युद्धाभ्यास किए गए हैं या सैन्याभ्यास किए गए हैं, तो किन देशों के मध्य किए गए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखना है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 का जो है युद्धाभ्यास या सैन्याभ्यास किया गया किसके मध्य? भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य किया गया ये अभ्यास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन मार्च 2023 में एससीओ पर्यटन प्रशासन के जो है प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इनका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ ही ध्येय आयुष संस्थान द्वारा चलाए जा रहे UPPCS RO ARO के लिए टेस्ट सीरीज का
क्रमबद्ध तरीका जो है देखा जाए तो 5वां नंबर का टेस्ट पेपर और जीएस के 3रे नंबर टेस्ट पेपर का जो है यही खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।